हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाज यस बिहार वाले पर। आइए अब हम लोग जो अध्याय शुरू किए हुए थे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसकी हम लोग भूमिका पढ़ चुके थे। पुर्तगाली भी हम लोग उसमें सबसे पहले जो भारत में प्रवेश किए थे पुर्तगाली, इसको भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद पुर्तगाली के पास जो डच आए, इसके इसको भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, यानी अंग्रेज, द इंग्लिश। इसको हम लोग आज देखेंगे कि आखिर अंग्रेज कैसे मतलब फिर अपना ये भारत में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। उसके बाद में इन्होंने जो कंपनी का नामकरण किया, नाम रखा। उस कंपनी का जो नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी का नाम था। फिर उसके बाद में समय के साथ इसको संक्षिप्त नाम कर कर इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिया गया, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने जाने लगा। फिर उसके बाद में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर, इस शाही फरमान या रॉयल चार्टर एक ही हुआ, इसको देकर उन्होंने 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। फिर उसके बाद में होता क्या है कि जो इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया। जो ये फरमान दी हुई थी, इसी को चार्टर अधिनियम कहा गया। अब चार्टर अधिनियम एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो वहाँ के ब्रिटिश सांसद द्वारा जो पारित एक कानून या भारत मतलब कानून था, जो भारत प्रशासन और शासन का बदलाव करते थे। ये चार्टर अधिनियम जो हुआ करता था। अब कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके 26 सदस्यों को मिलाकर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकारी निकाय या बॉडी कह लीजिए, वही थे। इसी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया, जो मतलब आपको आगे चलकर मिलेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट यानी अधिनियम के तहत जो बना था डायरेक्टर्स ऑफ कोर्ट्स, ये आगे चलकर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में होता क्या है कि ये बन जाने के बाद, सारा चीजें हो जाने के बाद, इसमें 24 सदस्य होते थे। फिर उसके बाद में निदेशक मंडल, जिसको बोला गया, गठन किया गया। 26 सदस्यों से मिलाकर ये बना हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली जो समुद्री यात्रा जो हुई थी 1601 और 3 में की गई थी। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601 से लेकर 3 में की गई थी। इसी वर्ष उसके जहाज जो हुआ था क्या कि इंडोनेशिया में, मतलब मसाले, जो इंडोनेशिया जो था वो मसाले का द्वीप कहा जाता था। वो कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली। सबसे पहले वहां पर पश्चिमी तट पर कंपनी ने एक, भारत में पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली। उस समय व्यापारिक कोठी को मतलब गोदाम, कोठी को एक प्रकार से गोदाम या कारखाना कहते थे। जो कोठी खुलता था उसको गोदाम या कारखाना कहा जाता था। अब ये हुआ क्या कि जो राजा जेम्स प्रथम जो था, वो वहाँ का मतलब ब्रिटेन का, वो राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हाकिन्स को 1608 ईस्वी में भारत भेजा। जो भारत भेजा, अब कैप्टन हैकिन्स नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से ये चलकर हेक्टर, जो मतलब हेक्टर जो आया था, मतलब कैप्टन हकिन्स जो आया था, वो हेक्टर नामक जहाज से आया था। जो व्यापारिक आया हुआ था, उस जहाज का जो नाम था हेक्टर्स, जिसको रेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है।
अब ये भी इस समय एक देख लीजिए कि जब वो आया तो सबसे पहले किसके दरबार में आया, तो सबसे पहले मु मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह तुर्की और फारसी का अच्छा मतलब विद्वान था, अच्छा ज्ञाता था, अच्छा जानकारी था उसको। फिर हाकिन्स के मित्र की तरह स्वागत किया गया। फिर उसके बाद में जहांगीर ने 400 मनसब दे दिया उसे, यानी भेंट स्वरूप में, मुलाकात करने के स्वरूप में 400 मनसब दिया, एक जागीर दे दिया। फिर उसके बाद में औरंगजेब ने कैप्टन हाकिन्स को खान की उपाधि भी दी। तो एक जागीर, अब जागीर जो होता था वो पुरस्कार स्वरूप जो राजा महाराजाओं द्वारा दी गई जमीनें होती थी, उसी को हम लोग जागीर कहते थे, उसी को जागीर बोला जाता था उस समय। फिर उसके बाद में आइए हम इसको देखते हैं आगे कि हेक्टर जो आया हुआ था जिस मतलब जहाज से, उसका नाम था हेक्टर, वो आया हुआ था कैप्टन हॉकिंस। फिर उसके बाद में होता क्या है कि भारत जो, अच्छा ये भी एक बात देखिए कि भारत जो आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री जो था, जॉन मिल्डन हाल था। लेकिन जॉन मिल्डन हाल तो ये था, लेकिन एक ऐसा अंग्रेज यात्री था, ये समुद्री मार्ग से चलकर नहीं आया था, ये स्थल मार्ग से चलकर आया हुआ था। आज जो ये स्थल मार्ग से चलकर आया हुआ था, ये 1597 में ही आ गया था, भारत पहुंच चुका था। फिर 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का मतलब ये विलयन हो चुका था, स्पेन स्पेन में विलय हो चुका था। वो 1588 में 1588 में स्पेनी जहाज बेड़ा के, यानी अंग्रेजों द्वारा पराजित जो हुआ हुआ रहता है, उसके मतलब अंग्रेजों के सेना का जो नेतृत्व करता होता था जॉन मिल्डन हॉल ने किया था। अंग्रेजों का जो सेना का नेतृत्व करता किया था, वो जॉन मिल्डन हॉल ने किया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर पुर्तगालियों का पराजय हो जाता है, हार हो जाता है। फिर उसके बाद में पुर्तगालियों के यहाँ से कहानी खत्म हो जाता है। फिर डच और अंग्रेज ने एक अपना अधिकार जो जमाए हुए थे, फिर हमेशा के लिए अंग्रेजों का अपना इस पर प्रभुत्व बना रहता है। आइए आगे देखते हैं। फिर जब ये और जहांगीर ने जो 400 मनसब दिया हुआ था, एक जागीर दिया हुआ था, खान की उपाधि दे दी गई थी। उसके बाद बादशाह से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। बादशाह से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, लेकिन मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण वह अनुमति शीघ्र ही रद्द कर दी गई। पुर्तगाली प्रतिद्वंदी के कारण, कि मतलब ये पुर्तगाली भी उस समय थे, उसके बाद में अंग्रेज भी थे, तो ये प्रतिद्वंदी दोनों को आपसी मतभेद के चलते मतलब इसको शीघ्र ही रद्द कर दी गई। फिर 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड लौट जाता है। हॉकिंस इंग्लैंड लौट जाता है, 8 मई या 11 में चला जाता है। फिर उसके बाद में 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से एक कोठी कोठी स्थापित करने की अनुमति दे देती है। ठीक, अनुमति दे देता है। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 ईस्वी में, हॉकिंस के वापसी के पश्चात 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। फिर सर टॉमस रो सम्राट जो था, वो जहांगीर के कृपा पाने में सफल हुआ। वो आया, फिर जहांगीर के दरबार में गया और जिस काम से वो आया था उसमें सफल हुआ। वह 3 वर्षों तक एक मान्य मतलब राजदूत के रूप में वो काम किया। उस समय तो जहांगीर तो था ही शासन काल में, लेकिन उसका राजदूत के रूप में वो काम किया। लेकिन वो काम किया वो अजमेर, जो कि वर्तमान समय में अभी राजस्थान में है। मांडू, जो मांडू है अभी इस समय एमपी राज्य में पड़ेगा। मांडू जो है अभी जो हमको धार मतलब एमपी राज्य के जो धार जिले हैं
वहीं पर ये मांडू जगह हुआ करता था। वो देखिएगा, फिर आप ज्योग्राफी वोग्राफी में जब पढ़िएगा तो देखिएगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं मतलब श्रृंखला पर ही स्थित है ये मांडू। ये लगभग इंदौर उन्दौर से ये 100 किलोमीटर दूरी पर मांडू जो मालवा क्षेत्र में आता है ये है। लेकिन मांडू का मांडू नाम था नहीं, इसका पुराना जो नाम था ये सादियाबाद हुआ करता था। वहां पर जाइएगा तो बहुत बड़ा किला बना हुआ है। वहां का स्थानीय जो लोग होते हैं इसको रूपमती के महल के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये जो पर वहाँ पर परमार और जो होते थे, मतलब राजपूत वंश के ही परमार वंश जो होते थे उनके समय में काफी मतलब इसका प्रचलन हुआ, विकसित हुआ। फिर आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में इलाहाबाद में रहा, ये 3 जगह रहा राजदूत के रूप में, अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में। फिर वह अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और सुनिश्चित संधि प्राप्त करने में तो वो असफल रहा। ये सफल नहीं रहा, असफल रहा, परंतु उसे कुछ नगरों में कोठियों स्थापित करने की आज्ञा मिल गई थी, जो कि 1618 ईस्वी में मिली थी। वो फिर उसके बाद में 1619 में सर थॉमस रो इंग्लैंड वापस चला जाता है। फिर वो ये आता है जो कि हॉकिंस के बाद से 15 में आता है। फिर उसके बाद में 19 में वापस चला जाता है। अंग्रेज ने अब 1623 तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मुसलीपट्टम, आगरा और अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली थी। मतलब ये जो भी जगह बताई गई यहाँ पर अपनी कोठियां स्थापित कर लिए थे। ये सभी कोठियां जो सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट मतलब ये जितने भी ये बना हुआ था, जो कोठी बनी हुई थी, ये सारा सूरत प्रेसिडेंट में मतलब प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, ठीक है, काउंसिल एवं नियंत्रण में रख दी गई। अब सूरत जो है ये भी देखिएगा, कभी को क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो वहां पर सूरत जो है, सूरत में ताप्ती नदी है, उसी के मतलब तट पर जो सूरत नामक जो है ये बसी हुई है, जो कि सूरत गुजरात में है। एग्जाम में कई बार देखने को आपको मिल जाएगा कि सूरत किस नदी के किनारे बसी हुई है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं 1640 में मद्रास नगर की स्थापना की उन्होंने। मद्रास की मद्रास की स्थापना की, जो कि 1640 में उन्होंने मद्रास की स्थापना की। फिर उसके बाद और आत्मरक्षा के लिए वहां से एक सुदृढ़ दुर्ग को नियंत्रण कराया और उसका नाम सेंट जॉर्ज का किला यानी जिसको बोला जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। फिर 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने का उनका लक्ष्य होता है, ध्येय होता है। फिर ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली चले जाते हैं। ब्रिजमैन के नेतृत्व में जो वहाँ का लोकल था, उसके मतलब पश्चिम बंगाल में हुगली है, वहाँ चले जाते, वहाँ कोठी खोली गई। फिर उसके बाद में कासिम बाजार में खोली गई, पटना खोली जाती है, राजमहल खोली जाती है, फेटरा स्थापित की जाती है। फिर 1667 में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक फरमान जारी किया। फिर फरमान वो जारी करता है कि 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, उस समय चार्ल्स प्रथम था, इस समय चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने का, किला बनाने का, न्याय करने तथा गैर ईसाई राज्यों को संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया। फिर 1662 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो था वो पीछे ही हम लोग पढ़ चुके थे। चार्ल्स द्वितीय जो था वो राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने में उपलक्ष्य में दहेज के रूप में जो बम्बई का बंदरगाह होता है उसको मतलब मिल जाता है। फिर उससे वो 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं 1669 ईस्वी से लेकर और 1677 के मध्य में जो गवर्नर होते थे वो गोराल्ड अंगियार के आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। अभी एग्जाम में पूछता है कि मुंबई का मतलब संस्थापक कौन था, तो गोराल्ड अंगियार गोराल्ड अंगियार ने मुंबई नगर का नींव डाली यानी संस्थापक थे।
फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन जो बन जाता है कि मतलब मद्रास का संस्थापक कौन है, तब फ्रांसिस डे हैं। फिर उसके बाद में देखिएगा कलकत्ता का संस्थापक इसे पूछ लिया जाता है, तो इसका जॉब चरनाक थे। फिर हम लोग इसको देखते हैं कि 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो सूरत से बंबई लाया गया। 1627 में 1687 से मतलब वो जो मुख्यालय उसका था ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में उसको बंबई लाया गया। फिर 1690 ईस्वी में बंगाल का जो नवाब था इब्राहिम खां कंपनी को नियंत्रण दिया। फिर 90 में ही जॉब चरनाक मिल ही गया, ये देखिए। फिर 1690 ईस्वी में ही जॉब चरनाक ने सूतानती में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। जो यही जॉब चरनाक जो कि कलकत्ता का संस्थापक था, ठीक। वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने पर अंग्रेजों ने 1696 ईस्वी में सूतातनी किलेबंदी करने का अवसर मिल गया। फिर उसके बाद में अंग्रेजों को 3 गांवों को जमींदारी प्रदान की गई। कालीकाता उस समय जिस समय कलकत्ता का नाम है अभी, इस समय उस समय वो हुआ करता था कालीकाता, ठीक। सूतातनी गोविंदपुर, यही तीनों मिलाकर उसके बाद में एक मतलब प्रेसिडेंटी जो होता है उसको बनाया जाता है। इसके बदले अंग्रेजों को इतने गांवे जमींदारे मात्र 1200 रुपये में वो दे देता है। गांव में भी भू क्षेत्रों जो कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। यही कलकत्ता नगर जो मतलब इसका संस्थापक था ये था जॉब चरनाक। मुंबई का कौन था? मुंबई का जो संस्थापक था वो गैरोल्ड अंगियार। उसके बाद में जो ये मद्रास का कौन था? फ्रांसिस डे। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब एग्जाम के दृष्टि से देखा जाता है तो बहुत सारी यहाँ से क्वेश्चनें बनती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत भारत में किसके शासन काल में था। तब ईस्ट इंडिया का जो कंपनी भारत में जब शासन काल था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिस समय उस समय भारत में जो शासन काल था मुगल वंश का वो अकबर का था। क्योंकि अगर अकबर का जो शासन काल रहा वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। तो उसी के मतलब शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में होती है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों को भारत आगमन हुआ। तो जहांगीर के काल में 1660 ईस्वी में आगमन होता है। वहीं जो देखे हैं हम लोग पीछे वो सबसे पहले जो 1660 में आता है कैप्टन हकीस नामक जो आता है, वो जिस जहाज से आया रहता है उसका नाम रहता है हेक्टर यानी रेड ड्रैगन। फिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी या फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी। तो 1608 में सूरत में जो कि गुजरात में है वहां पर स्थापित की थी। यही सूरत जो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से ब्रिटिश से यानी ब्रिटिश से जो क्वेश्चन बनता है, अंग्रेजों से जो क्वेश्चन बन जाता है भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग जॉन मिल्डन हाल मारिएगा, क्योंकि ये स्थल मार्ग से कैप्टन हाकिंस के पहले ही मतलब ये पहुंच चुका था 1597 में। ये स्थल मार्ग से आया हुआ था। वो जो आया हुआ था कैप्टन हाकिंस जो आया था हेक्टर, जिस जहाज से नाम था उसका हेक्टर, वो मतलब समुद्र के रास्ते आया हुआ था। और ये जो आया हुआ था जॉन मिल्डन हॉल जो आया था स्थल मार्ग से आया था 1597 ईस्वी में। फिर उसके बाद कैप्टन हाकिंस की जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान किया था। तो हम लोग पढ़े ही हैं पीछे, खान की उपाधि प्रदान किया था, 400 मनसब भी दिया था था। फिर ये पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी कभी बन जाता है कि विलियम फिंच कौन था। तो विलियम फिंच जो था वो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला एक यात्री जिसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया हुआ था। कैप्टन्स तो
मतलब आया ही था अपने जहाज से, लेकिन उसके साथ एक भारत आने वाला यात्री जो था वो, मतलब वो आया, उसके साथ भी आया था। कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जो था वो आया हुआ था। वो कौन था? विलियम फिंच था। विलियम फिंच कौन था? तो वो कैप्टन हॉकिंस के साथ आया हुआ था। फिर उसके बाद में ये पूछ लिया जाता है कि मतलब ये नील नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? तो बयाना में होती थी। इससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चनें बनती रहती है। सर्वाधिक जो ये मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में अंग्रेज व्यापारों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वस्तु थी वो सूरत में ही, मतलब सूती वस्त्र ही थी, और सूरत में ही सबसे, मतलब यहाँ से ये लोग याद करते थे अपना। इस तरह के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने का। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन एक और आ जाता है कि इंटरपोल कौन थे? इंटरपोल जो थे एशिया के मुक्त व्यापार करने वाला अंग्रेज व्यापारी था। फिर क्वेश्चन जो बनता है कि है सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहां अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखी। फिर उसके बाद में औरंगजेब की जब मृत्यु होता है, मृत्यु के उसके पश्चात 1715 में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक सृष्टिमंडल भेजा। इसके उद्देश्य मुगल भारत के विशेषाधिकारों का कलकत्ता आसपास 38 गांवों को प्राप्त करना था। वो किया अपना शिष्टमंडल में विलियम हिमिल्टन के नाम से शल्य चिकित्सक भी था। जो मुगल जो यहाँ पर ये बता रहे हैं हम, विलियम हैमिल्टन नामक जो शल्य चिकित्सक भी था, ये अंग्रेज ही था, ब्रिटिश ही था। जो कि मुगल सम्राट फरुख सियार का मतलब एक भयंकर रोग हो गया था उसको, मतलब उसका इलाज यही किए हुए थे, विलियम हैमिल्टन नहीं किए थे फरुख सियार का इलाज। वो भयंकर रोग से ग्रसित था। फिर उसके बाद में इलाज करने के दौरान ये विलियम हैमिल्टन था, वो उससे फरुख सियार से लाभ लेता है। 1717 ईस्वी में पूर्व में प्रचलित सुविधा करते हुए क्या की, कंपनी के व्यापार की चुंगी और करों से मुक्त कर दिया। कलकत्ता और समुद्र व्यापार के समूह कुछ गांवें जो भेंट स्वरूप दे दिए, फर्रुखसियार दे दिया। साथ साथ ही इस कंपनी द्वारा बम्बई की जो टकसाल जारी किया जाता था, टकसाल सिक्के हो गए जो जारी किए जाते थे, सिगल सिक्के को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई है। उसके बाद में होता क्या है कि जो मेगना कार्टा की जो संज्ञा दी गई इसको, जिसको मेगना कार्टा है, जिसको मतलब महाधिकार महाधिकार पत्र कहा जाता है, ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का जो मेगना कार्टा कहा, मतलब इसका महाधिकार पत्र कहा। फिर भारत में कंपनी को जो फैक्ट्री एक किलेबंदी क्षेत्र जैसे होती थी, उसके अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनी कर्मचारियों के लिए मतलब घर होते थे। ठीक है साथियों, जो भी हम लोग पढ़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, इसको अब यहीं आज ब्रिटिश इंडिया कंपनी समाप्त होती है। जो भी इसका आगे का पार्ट बचा हुआ है, डेनिस और फ्रांसीसी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं साथियों। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, और सबसे पहले बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।